हेलो फ्रेंड्स, जेबी का पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसी का यूनिट 35 जो कि इसका मॉड्यूल डी का यूनिट 35 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। तो मर्चेंट बैंक कौन कौन से सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराता है? तो कई सारे सर्विसेज मर्चेंट बैंक देता है, और ये ज्यादातर सर्विसेज किसके लिए रहता है? ये रहता है कॉर्पोरेट के लिए, जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए रहेगा। इंडिविजुअल जो है उनको ये सर्विसेज जो है नहीं प्रोवाइड करता। तो मर्चेंट बैंकिंग मतलब स्पेशली जो कॉर्पोरेट है, इंडस्ट्रीज है, उनको अगर मान लीजिए किसी को शेयर्स इशू कराने हैं तो मर्चेंट बैंक उसमें उनकी मदद करता है। ठीक है, तो कई सारे और भी इसके रोल रहते हैं मर्चेंट बैंकिंग के। पूरा डिटेल हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। पहले यहाँ से देखते हैं, जो कैपिटल इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं। जो कैपिटल मार्केट है वो क्या है? अभी मैच्योर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। मतलब कैपिटल मार्केट जो कैपिटल मार्केट में क्या होता है, ये शेयर्स ये सब जो इशू किए जाते हैं, तो ये काफी डेवलपमेंट स्टेप में है। अभी क्या हो रहा है कि जो इक्विटी मार्केट और जो बॉन्ड मार्केट है, और क्योंकि काफी ग्रो कर रहा है इक्विटी, आपने देखा होगा कि शेयर्स में काफी जो है कंपनी शेयर इशू करके अपनी फंडिंग करती है। और कई सारी कंपनियां जो है स्टॉक जो एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें कई सारी कंपनीज लिस्टेड है और वो अपने शेयर्स को इशू करती है। और साथ में कुछ जो है बॉन्ड मार्केट भी डेवलपिंग स्टेज में हमारी है। तो क्योंकि जो इक्विटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट बहुत डेवलपिंग स्टेज में है, काफी ग्रो कर रहा है, तो इसके साथ ही जो मर्चेंट बैंकिंग का जो स्कोप है वो काफी बढ़ जाता है। क्योंकि मर्चेंट बैंक क्या एक्टिविटीज करता है, किसी कंपनी को शेयर्स इशू कराने के लिए मदद चाहिए तो मर्चेंट बैंक उसमें उनको सपोर्ट करता है। इस तरह की वो एक्टिविटीज करता है। तो इसीलिए क्योंकि इक्विटी और बॉन्ड मार्केट बहुत डेवलप हो रहा है, तो जो मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज है उसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। और क्यों? क्योंकि जो मर्चेंट बैंक है उनका काम क्या है? इंटरमीडिएटरी, मतलब ये बीच में मदद कराते हैं। किसके? बिजनेस एंटिटीज जिनको शेयर्स इशू करने हैं, विच रिक्वायर्ड फंड्स। ये कौन है? बिजनेस एंटिटीज, ये कॉर्पोरेट्स हैं जो कि क्या करेंगी? बिजनेस एंटिटीज हैं कॉर्पोरेट्स जिसको विच रिक्वायर्स फंड्स, इनको पैसा चाहिए। तो कैसे लेगी पैसा? शेयर्स इशू करके। ठीक है, इनको पैसा चाहिए। एंड इन्वेस्टर्स, आप हम जो कि मान लीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके बीच में मर्चेंट बैंकिंग कौन है? इंटरमीडिएटर का काम करती है, बीच में आता है दोनों के। बात कराना कैसे कैसे होगा, पूरा कंपनी को सपोर्ट देता है कौन? मर्चेंट बैंकिंग। तो वही लिखा है कि जो कंपनीज है उनके, और ये जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स हो जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है और वो अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सके, तो ये मर्चेंट बैंकिंग बीच में आगे इस कंपनी के शेयर इशू कराएगा, और ये जो इन्वेस्टर्स है ये यहाँ पे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकिंग उनके मीडिएटर का ही काम करता है। तो इंट्रोडक्शन में इतना आपने देख लिया। ये जो था बिल्कुल बेसिक था कि मर्चेंट बैंक क्या एक्टिविटीज करता है। यानी कि ये टाइप की आप बोल सकते हैं कि ब्रोकर टाइप की सर्विसेज आप बोल सकते हैं, इस तरह की सर्विसेज देता है बिजनेस एंटिटीज को, कॉर्पोरेट्स को। डेफिनेशन अब क्या बोलेंगे इसको, किस हिसाब से डिफाइन किया जाएगा मर्चेंट बैंकिंग क्या है? तो मर्चेंट बैंकिंग की ये तो एक एक्टिविटी है, इसके साथ और भी कई सारी एक्टिविटीज करता है। मर्चेंट बैंक भी चार अलग अलग कैटेगरी का होता है, वो सब ये भी आएगा आपके कि टाइप्स ऑफ मर्चेंट बैंक क्या होता है और क्या क्या वो एक्टिविटीज करते हैं। तो मर्चेंट बैंक का अगर हम मेन काम बोले तो उनका वही है कि फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए किसी कॉर्पोरेट को, या सर्विसेज चाहिए लार्ज कॉर्पोरेट्स या वेल्थी इंडिविजुअल्स को। तो जो रिच इंडिविजुअल्स है उनको भी सर्विसेज देता है, और जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स है उनको भी सर्विसेज देता है। ठीक है, तो यहाँ हमने ऊपर जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने कहा था इंडिविजुअल को नहीं देता, ये नॉर्मल पब्लिक की मैंने बात की थी। जो हाई नेटवर्क, जो काफी सुपर रिच जो इंडिविजुअल है, उनको कोई बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो नॉर्मल पब्लिक के लिए ये नहीं है। इसमें लाइन लिखा भी है कि इट डू नॉट प्रोवाइड रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। जो बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट्स है और जो वेल्थी इंडिविजुअल्स है उनको ये सर्विसेज देता है। फाइनेंशियल किसी को एडवाइस चाहिए, मान लीजिए बहुत रिच कस्टमर से इंडिविजुअल है, उसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए या कोई उनको सर्विसेज चाहिए, तब ये जो है मर्चेंट बैंक उनको मदद करता है, अपनी सर्विसेज फी चार्ज करके अपनी सर्विसेज उनको देता है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके नोटिफिकेशन में मर्चेंट बैंक को डिफाइन किया गया। तो कैसे डिफाइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नोटिफिकेशन में? इसमें बोला एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट के बिजनेस में कोई पर्सन अगर इन्वॉल्व है, तो इशू मैनेजमेंट कैसे? या तो वो अरेंजमेंट कर रहा है बाइंग सेलिंग या सब्सक्राइबिंग टू द सिक्योरिटीज एज अ मैनेजर, मैनेजर के तौर पे, कंसल्ट के तौर पे, एडवाइजर के तौर पे, या जो है एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा है इशू मैनेजमेंट में, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा मर्चेंट बैंकर। तो मर्चेंट बैंकर को डिफाइन किया गया है कि ये इशू मैनेजमेंट में सपोर्ट करेगा। किसका इशू? शेयर्स को इशू कराना, उसको पूरा मैनेज करना। ठीक है, तो उसमें ये पूरा सपोर्ट देगा। कैसे? अरेंजमेंट कराएगा, बाय करना है, सेल करना है, जो शेयर्स है उसको सब्सक्राइब करना है, एज ए मैनेजर, कंसल्टेंट और एडवाइजर उसमें पूरा सपोर्ट करेगा। तो वो हो गया मर्चेंट बैंकिंग का डेफिनेशन। तो मेन आप समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेट्स को शेयर्स इशू करने हैं तो मर्चेंट बैंक जो है मीडिएटर का उसमें हेल्प करता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो पहले पहले इसका शुरुआत स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो इटली में था, फिर बाद में जो 17 और 18 सेंचुरी में फिर फ्रांस में जो है मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज देखी गई। और जो इटली में जो बोला जा रहा है कि जो इटालियन मर्चेंट बैंकर्स थे तो वो इंग्लैंड में
सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज ही नहीं बल्कि कुछ उनके ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो कि ऑर्गेनाइज वे में जो है मनी मार्केट का काम करते थे। ठीक है, तो ये बोला है कि जो इटालियन के जहाँ से शुरुआत हुई तो वहाँ के मर्चेंट बैंकर कौन कौन से जो है सर्विसेज देते थे। और फिर फ्रांस की इसमें बात की है तो फ्रांस में जो 17 और 18 सेंचुरी के टाइम पे मर्चेंट बैंकर्स जो थे सिर्फ वो ट्रेडर्स ही नहीं थे बल्कि इंटरप्रेन्योर के तौर पे भी वो काम करते थे। उनके पास जो प्रॉफिट होता था वो उसको एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते थे। कौन? ये जो फ्रांस के मर्चेंट बैंकर्स हुआ करते थे तब। और फिर बाद में उन्होंने जो है बैंकिंग सर्विस बैंकिंग बिजनेस भी ऐड कर दिया अपनी मर्चेंट एक्टिविटीज में कि अपना जो प्रॉफिट है उसको कहीं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाद में उन्होंने बैंकिंग बिजनेस की जो एक्टिविटी वो भी शुरू कर दी और फिर उनको मर्चेंट बैंकर ये जो टर्म है ये यूज किया गया। फिर बाद बाद में इसका जो है लंदन में भी मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज हुई। और ये गवर्नमेंट को मदद करने लगे अगर उनको फंड की जरूरत है जो है बॉन्ड इशू करके फंड की जरूरत है तो ये उसमें भी गवर्नमेंट को सपोर्ट देने लगे। तो इस तरह की और भी एक्टिविटीज मर्चेंट बैंक ने स्टार्ट कर दी थी। और लिखा भी है कि उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को कहाँ कहाँ बढ़ा दिया। सिंडिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। मान सिंडिकेशन वाली क्या एक्टिविटी है? सिंडिकेशन में क्या होगा कि मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट को पैसे की जरूरत है तो ये दो या तीन, मान लीजिए एक बैंक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, एक का नाम है सी, तो ये इन बैंकों को जो है मिला के सिंडिकेशन सिंडिकेशन के थ्रू जो है लोन दिला देगा कॉर्पोरेट को। तो इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। मान लीजिए कॉर्पोरेट को 15 करोड़ की जरूरत है तो मान लीजिए अगर सिर्फ एक अकेला ही बैंक होता है ए तो उसका पूरा पैसा एक ही कॉर्पोरेट पे लगा हुआ है। तो मर्चेंट बैंक क्या करेगा? तीनों से बात कर लेगा एबीसी और बोलेगा कि इस कॉर्पोरेट को 15 करोड़ की जरूरत है तो सब अपना आधा आधा यानी कि 5-5 करोड़ का अरेंज कर लो। तो 5 करोड़ इसने दिया, 5 करोड़ इसने और 5 करोड़ इसने, तो टोटल कितना हो गया? 15 करोड़। तो इस हिसाब से जो 15 करोड़ का जो है लोन ही दिलवाएगा तो उसको बोलेंगे सिंडिकेशन। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए तो उनको सिंडिकेट मतलब अलग अलग बैंकों को मिला के एक साथ जो है लोन दिलाना। तो ये सारी एक्टिविटीज उनकी शुरू हो गई थी। डिबेंचर ट्रस्टीज ये एक्टिविटी है, देखेंगे कि क्या ये है। अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग का मतलब कुछ फीस आप चार्ज करोगे और बदले में आप उनको रिस्क से बचाओगे। ठीक है, रिस्क जैसे जो इंश्योरेंस कंपनीज करती है ना, प्रीमियम हमसे चार्ज करती है, बदले में हमें रिस्क बचा दी, तो वो एक टाइप की अंडर राइटिंग एक्टिविटीज हो गई। और डिबेंचर ट्रस्टी, सो डिबेंचर ट्रस्टी का पूरा एक डेफिनेशन है वो देखेंगे हम कि मतलब ये जो है जो डिबेंचर्स जो बॉन्ड्स कंपनी इशू करते हैं तो उसके ट्रस्टी के तौर पे काम करता है और अगर कोई भी इश्यूज हो तो फिर इसके थ्रू बात की जाएगी। ठीक है, इसका डिटेल भी आएगा आपका। तो ये मेन मेन उसकी एक्टिविटीज है। अगर मर्जर या टेक ओवर के रिगार्डिंग कोई सजेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए तो मर्चेंट बैंकिंग उसमें भी जो है हेल्प करता है। तो ये सारी जो मेन मेन एक्टिविटीज है जो कि मर्चेंट बैंकिंग करता है। तो मर्चेंट बैंकिंग का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। हिस्टोरिकल इसका शुरुआत इटली से, फिर फ्रांस में, फिर बाद में जो है लंदन में, वहां पर भी इसकी एक्टिविटीज देखने को मिली। ये क्या क्या एक्टिविटीज करता है वो भी हमने देखा। अंडर राइटिंग मतलब एक फीस चार्ज करके रिस्क से बच जाता है। किसी बैंक को, सॉरी किसी कंपनीज को अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए तो सिंडिकेशन मतलब दो तीन बैंकों से बात करके और फिर एक साथ मिलके वो लोग मतलब जैसे 5-5 करोड़ तीन बैंकों ने दिए तो मिलके ऐसे कॉर्पोरेट को 15 करोड़ का लोन दिलाना, जिसको बोला जाता है सिंडिकेशन। तो वो वाली एक्टिविटी भी करता है। और डिबेंचर ट्रस्टीज के तौर पे जो है जो डिबेंचर इश्यू करते हैं तो वहां पे ट्रस्टी के तौर पे ये काम करता है। और पोर्टफोलियो मैनेजर्स, आपका कहाँ कहाँ पे पोर्टफोलियो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया तो उसके मैनेजर्स का, उसके मैनेजमेंट का वो काम करता है। और मर्जर और टेक ओवर के रिगार्डिंग किसी कॉर्पोरेट को कोई सजेशन चाहिए तो ये उस पर भी एडवाइस करता है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज है किसकी? हमारे मर्चेंट बैंकर्स की। तो इंडिया की बात करते हैं कि मर्चेंट बैंकर का जो है डेवलपमेंट इंडिया में किस हिसाब से हुआ। लिखा है कि जब कंपनी एक्ट नहीं था, प्रियर टू इनैक्टमेंट ऑफ इंडिया कंपनीज एक्ट, तो 1956 में आपका कंपनी एक्ट लागू हुआ था। तो उससे पहले की बात कर रहा है कि जो एजेंसी हाउस हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, और एजेंसी हाउस का क्या काम होता था कि वो जो है सिक्योरिटीज को हाउसेज वर दिस एजेंसी हाउसेज वर इश्यूज हाउस फॉर सिक्योरिटीज। तो एजेंसी हाउसेज क्या करते थे? सिक्योरिटीज जो है इश्यूज कराने का काम करते थे। और कुछ जो है शेयर ब्रोकिंग फर्म्स हुआ करती थी जो कि मर्चेंट बैंक की तरह काम करती थी। मतलब ब्रोकिंग फर्म्स ये एक टाइप का ब्रोकर का हो गया ना, शेयर्स के रिगार्डिंग जो ब्रोकर होंगे तो वो भी एक टाइप से मर्चेंट बैंक वाली एक्टिविटी भी करते थे। फिर इंडिया में जो है इसकी रिक्वायरमेंट कब से बढ़ी, मर्चेंट बैंक की ज्यादा जरूरत कब से महसूस हुई? तब से हुई जब व्हेन द नंबर ऑफ इशू इन द प्राइमरी मार्केट वर इंक्रीजिंग। तो जब से प्राइमरी मार्केट में शेयर ये सब इशू करने वाला काम बढ़ गया तब से मर्चेंट बैंकिंग की जरूरत पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि बीच में जिस कंपनी को शेयर्स इशू कराना है उसका और जो इन्वेस्टर्स है जिनको, तो उनके जिनको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो उनके बीच में मीडिएटर का काम करते हैं कौन? मर्चेंट बैंकर्स। तो जब से प्राइमरी मार्केट डेवलप हुआ, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है? कोई कंपनी जो पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है तो प्राइमरी मार्केट में उसको बोला जाता है। और उसके शेयर्स मतलब अब तो एक बार उसने इशू कर दिया आईपीओ के थ्रू तो प्राइमरी मार्केट हो गया। ठीक है, अब एक बार शेयर्स इशू हो गए तो उसको खरीदा और बेचा कहाँ जाएगा? वो होगा सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंपनीज, नई नई कंपनीज जो है वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू शेयर्स इशू करने लगी तो उनको शेयर्स इशू करने के लिए मदद चाहिए थी। तो इसीलिए जो है मर्चेंट बैंकिंग की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। लगा ऐसा फील होने लगा कि हाँ मर्चेंट बैंक्स होने चाहिए जो इनको कॉर्पोरेट्स को शेयर्स इशू कराने में हेल्प करेंगे।
इसकी शुरुआत बोले तो यहाँ से आपका शुरू हुआ था कि एक बोला है कि इंडियन कैपिटल मार्केट में मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज की शुरुआत कब हुई थी, व्हेन ग्रीनलेस बैंक जो है रिसीव द लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई ने 1967 में ग्रीनलेस बैंक को लाइसेंस दे दिया इस एक्टिविटी के लिए, विच स्टार्टेड विद मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल इशू। तो जो शेयर्स इशू करना है तो उसने उसका मैनेजमेंट वाला काम शुरू किया। और फिर जो है जितने भी इंटरप्रेन्योर्स थे उनको जो है उनको कोई फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, उनको कोई प्रोडक्शन को लेके कोई प्लानिंग या फिर सिस्टम डिजाइन टू मार्केट रिसर्च, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई एडवाइस चाहिए तो वो सारी जो है सर्विसेज मर्चेंट बैंक ने देनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो शुरुआत कब से हुई थी? जब 1967 में आरबीआई ने ग्रीनलेस बैंक को इसकी परमिशन दी थी कि वो मर्चेंट बैंक वाली एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर जो है यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ ऊपर एक लाइन है कि जो स्मॉल स्केल यूनिट्स है उनको भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट थी तो उनको, और साथ साथ जो मीडियम साइज और जो लार्ज इंडस्ट्रीज है उनको भी ये कंसल्टेंसी सर्विसेज देना शुरू कर दिए थे मर्चेंट बैंकर्स। फिर ग्रीनले बैंक जिसको 1967 में आरबीआई के द्वारा परमिशन मिला था कि ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके बाद सिटी बैंक ने शुरुआत की और उसने भी अपना मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन 1970 में स्टार्ट किया। तो देखिए इसके सिर्फ 3 साल के अंदर ही जो है सिटी बैंक ने भी अपना मर्चेंट बैंकिंग वाला डिवीजन शुरू किया। उस डिवीजन का क्या काम था? उसका टास्क था कि जो है नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ऑलरेडी यूनिट्स है, तो उनको नए प्रोजेक्ट या उनको पैसा चाहिए बोरोइंग के थ्रू या इशू करके इक्विटी शेयर्स इशू करके, तो उसमें वो मदद कराए। ठीक है, तो ये सिटी बैंक ने जो है अपना मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन शुरू किया और उसका वही काम था कि नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या पुराने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है ये सपोर्ट करता था कैसे करके बोरोइंग करनी है और कैसे जो है शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज करना है। और उसके साथ जो है कंसल्टेंसी जो है मैनेजमेंट के लिए जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो सब इसने ऑफर देना शुरू किया। वो सारी एक्टिविटीज भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। फिर जो हुआ रिकमेंडेशंस हुआ बैंकिंग कमीशन इज 1972। तो एक 1972 में कमेटी बनाई गई थी, तो उसने रिकमेंडेशंस दिया कि जो इंडिया है, इंडिया के जो बैंक्स है उनको भी जो मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो इस कमेटी ने जो है रिकमेंडेशंस दिया था बैंकिंग कमीशन 1972। देखिए 2 साल के बाद ही जब सिटी बैंक ने शुरू किया तो उसके 2 साल के अंदर ही ऐसा फील होने लगा था कि इंडियन बैंकों को भी ये सारी सर्विसेज शुरू कर देनी चाहिए। कौन सी? मर्चेंट बैंक वाली सर्विसेज। और जो अपना वो जो सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को वो तो ठीक है, पर साथ साथ बैंकों को मर्चेंट बैंक वाली सर्विसेज भी देनी चाहिए, ऐसा इस कमीशन ने सोचा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी मर्चेंट बैंकिंग जो है डिवीजन ओपन कर दिया। कब से? 1972। तो जब इस कमेटी ने सजेशन दिया तो एसबीआई ने बहुत ही सीरियसली लिया और उसी साल उन्होंने अपना मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन उन्होंने ओपन किया। स्टार्टिंग में जो एसबीआई का वो था उसका पर्पस यही था कि जो कॉर्पोरेट है उनको एडवाइस देना और जो स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है उनको मदद कराना। किसी को बोरोइंग के रिगार्डिंग मदद चाहिए, मतलब मार्केट से बोरोइंग करनी है, शेयर्स इशू करनी है, तो उनको सपोर्ट करना। इस तरह का जो है कंसल्टेंसी, अगर कुछ कॉर्पोरेट को कोई एडवाइस चाहिए तो ये सारा सर्विसेज शुरुआत में किया था। फिर कमर्शियल बैंक जो है एसबीआई के बाद फिर और सारे कमर्शियल बैंक वो भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी शुरुआत की। तो कौन कौन सा बैंक थे? फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, फिर बैंक ऑफ इंडिया ने, फिर सिंडिकेट बैंक ने भी 1977 यानी कि 5 सालों के अंदर इन सभी बैंकों ने भी अपना अपना जो है ये मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन ओपन कर दिया। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने उसके 2 साल बाद 1 साल बाद ही 1978 में फिर सबका बता रखा है कि यूनाइटेड कमर्शियल, पंजाब नेशनल, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज ने 1980s में। तो देखिए 10 साल के अंदर ही अंदर 67 में तो पहली बार लाइसेंस दिया था और उसके 10 साल के अंदर अंदर 10-12 साल के अंदर इतने सारे बैंकों ने अपना ये जो है मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद और भी फिर आईसीआईसी जो ये बैंक है ये भी आए, जो है आईसीआईसी ने भी अपना मर्चेंट बैंकिंग 1973 में शुरू किया। फिर आईएफसीआई और आईडीबीआई, तो ये सब बैंकों के नाम है। और आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किस बैंक ने कब अपना मर्चेंट डिवीजन शुरू किया, बट हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें से पहला कौन सा बैंक था, तो वो एसबीआई आप याद रख सकते हैं, उसने सबसे पहले शुरू किया। और सबसे पहले कौन सा बैंक था जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया, तो वो हमारा ये था ग्रिले बैंक। इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है इस वाले पैराग्राफ में तो। और ये क्या क्या सर्विसेज देते हैं वो भी हमने देखा। फिर 1980 में इतने सारे बैंकों को ये सब सर्विसेज दी थी और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। तो जो मिड 1980 था तब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 में बनाया था उसको अमेंड किया गया। ठीक है, 1949 में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था उसको अमेंड किया गया 1980s में। और उसमें जो कमर्शियल बैंक थे उनको भी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज वो दे सकते हैं थ्रू द सब्सिडी। मतलब जो बैंक है कमर्शियल बैंक वो अपनी सब्सिडी के थ्रू, उनकी सब्सिडी के थ्रू जो है मर्चेंट बैंक इस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। इस चीज के लिए जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अमेंडमेंट किया गया था। और फिर 1983 से 84 में जो है धीरे धीरे जो मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटी बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि नए नए जो है कंपनीज ओपन हो रही थी नई नई, और वो कई सारे अपना इश्यूज ये सब लेके आ रही थी, तो इसकी वजह से बिजनेस बढ़ता गया। और फिर जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बाद जो एलपीजी हमारा हुआ था, लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन
और ये आपका ग्लोबलाइजेशन तब से क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी, तो उनको शेयर्स ये सब इशू करके जो है पैसा चाहिए था, तो उसके बाद से बिजनेस और तेजी से ग्रो करने लगा। ठीक है। और जो मर्चेंट बैंक जो भी जो है शेयर्स में ही मदद करते हैं, तो इसलिए जो मर्चेंट बैंक का जो रेगुलेटर होता है वो मर्चेंट बैंक रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज से भी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वही इसका रेगुलेटर होता है मर्चेंट बैंकर्स का। ठीक ठीक है, क्योंकि शेयर्स में और डिबेंचर्स में इसी में डील करता है ना मर्चेंट बैंकर्स, उसी को इश्यू कराना, उसी को अंडर राइटिंग क्या होता है कि एक फी चार्ज करके इसमें जो रिस्क है उससे प्रोटेक्शन देना, उसको बोला जाता है अंडर राइटिंग। इश्यूज मतलब नए नए शेयर्स को इशू कराना, उसको लेकर एडवाइस करना, तो ये शेयर्स और डिबेंचर इसी तरह की एक्टिविटीज को करते हैं, इसीलिए इसका जो रेगुलेटर है मर्चेंट बैंकिंग का वो हमारा सेबी ही रहता है। फिर कमर्शियल बैंक और जो है ऑर्गेनाइज बैंक, उन्होंने भी जो है नेशनलाइज बैंक, उन्होंने भी अपनी सब्सिडीज ओपन करी, और जो है उन्होंने ये सब जो है मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज को फिर इस तरह से बढ़ावा मिला और वो काफी ग्रो करती रही गई। ये पूरा आपका हिस्ट्री है इंडिया में कि कैसे कैसे मर्चेंट बैंक डेवलप हुआ। ठीक है, तो शुरुआत इसकी होती है ग्रीनले बैंक से, जिसको 1967 में आरबीआई ने परमिशन दिया कि ठीक है आप मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज शुरू कर सकते हो। शुरू शुरू में उन्होंने कौन सा काम किया, उन्होंने सिर्फ जो है कैपिटल इशू को लेकर एडवाइस ये सब करना, फिर धीरे धीरे उन्होंने और भी अपनी सर्विसेज को बढ़ाया। उनको कोई प्लानिंग या मार्केट रिसर्च के रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए, वो भी उन्होंने देनी शुरू की। फिर बाद में इसके 3 साल बाद 1970 में सिटी बैंक ने भी अपनी मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज की, जिसमें नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बोरोइंग मतलब मार्केट से पैसा चाहिए या शेयर्स इशू करके पैसा चाहिए, तो उसमें मदद करनी उन्होंने शुरू की। फिर 1972 में एक बैंकिंग कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि जो इंडिया बैंक है उनको जो है ये मर्चेंट बैंक की जो सुविधा है इसके अलावा परमिशन मिलनी चाहिए, उनको भी एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि बैंकों के कस्टमर्स रहते हैं, कॉर्पोरेट से भी बैंकों का लिंकिंग रहता है, तो वो बेटर वे में बैंक सर्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ कमेटी का मानना था। फिर उनके कहने पे एसबीआई ने पहले अपनी ब्रांच ओपन की, एक डिवीजन ओपन किया, और एसबीआई के बाद फिर और सारे कई सारे प्लेयर्स लाइन में आए, कई सारे बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक वो सभी आए, और फिर बाद में जो है 1949 में जो एक्ट था उसको अमेंड किया गया, और उसको एक्ट को अमेंड करके बोला कि कमर्शियल बैंक अपनी सब्सिडी के थ्रू जो है मर्चेंट बैंक के लिए ये वाली सुविधा दे सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कई सारे बैंकों की मर्चेंट डिवीजन है, उनकी सब्सिडी के फॉर्म में वो सब काम करते हैं, तो ये इस एक्ट को अमेंड किया गया, उसके बाद से बैंक फ्रीली इसमें काम करने लगे। एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद से बाहर की कंपनीज यहाँ आने लगी, यहाँ की कंपनी बाहर जाने लगी, तो शेयर्स ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसलिए जो मर्चेंट बैंक है उसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ये पूरा उसका हिस्ट्री हो गया। मर्चेंट बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक, तो मर्चेंट बैंक और जो है कमर्शियल बैंक उसमें क्या फर्क होता है। कमर्शियल आप जानते हैं जो भी नॉर्मल जो बैंक होते हैं जो डिपॉजिट लेते हैं और आपको लोन ये सभी सर्विसेज देते हैं, इसके अलावा और भी आपको एक्स्ट्रा जो सर्विसेज होती है वो सब देते हैं। तो मर्चेंट और कमर्शियल बैंक में क्या क्या डिफरेंस है। मेन तो डिफरेंस इसका हो गया किस तरह का इनका अप्रोच है, कैसा इनका एटीट्यूड है, और किस एरिया ऑफ सर्विसेज में काम करते हैं। ठीक है, तो मेन डिफरेंस इनका अप्रोच क्या है, दोनों का एटीट्यूड किस हिसाब से काम करने का, और किस तरह का एरिया ऑफ सर्विसेज है, ये मेन डिफरेंसेस को ज्यादा अच्छे तरह से जो है डिफरेंस के पॉइंट में समझते हैं। पहला, जो मर्चेंट बैंक है क्योंकि वो शेयर्स और बॉन्ड्स ऐसी की बात करता है, तो इसीलिए ये सेबी को रेगुलेटर है, क्योंकि जो हमारी शेयर मार्केट है उसका रेगुलेटर कौन है, वो हमारा सेबी। और मर्चेंट बैंक में भी वही होता है ना कि जो है शेयर्स को ही किसी कंपनी को शेयर्स इशू करने, तो मर्चेंट बैंक उस सब में मदद कराता है। इसकी एक्टिविटीज अभी हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, आपका भी आएगा नेक्स्ट पेज में। तो जो है सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं मर्चेंट और कमर्शियल बैंक को आप जानते हैं। नॉर्मल बैंकों का रेगुलेटर कौन होता है, हमारा आरबीआई। पहला डिफरेंस ये हो गया। फिर जो है मर्चेंट बैंक की एक्टिविटी क्या होती है कि शेयर्स इशू करने या उसके रिगार्डिंग जो है उसमें मदद कराते हैं कंपनीज की, शेयर्स इशू करना, उसमें मदद कराना। जो कमर्शियल बैंक का उसका मेन काम क्या है, लोन देना और लोन के रिगार्डिंग फाइनेंस करना, ये सब बैंकों का काम रहता है। ठीक है, तो ये शेयर्स के आसपास की एक्टिविटीज कर रहे हैं, शेयर्स में इशू करने में कंपनी की मदद कर रहे हैं, कौन, मर्चेंट बैंक पास। और अगर हम यहाँ की बात करें कमर्शियल बैंक की, तो उनकी क्या एक्टिविटी रहती है, कमर्शियल बैंक लोन के आसपास की बात करते हैं, लोन देना, डेप्थ फाइनेंस उसकी बात करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा हो गया, ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मतलब ये मैनेजमेंट वाला काम करते हैं। कमर्शियल बैंक क्या है, असेट्स ओरिएंटेड, असेट्स मतलब लोन, लोन के आसपास की बात करते हैं। ठीक है, लोन के इर्द गिर्द बैंकों का जो मेन एक्टिविटी, वो बिजनेस जो है वो यही है ना, लोन देके उससे जो इंटरेस्ट आएगा वही तो बैंकों का मेन कमाई का मेन जरिया वही है। लेकिन ये जो मर्चेंट बैंक है वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, मतलब मैनेजमेंट में सपोर्ट करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करना है वो सब देखते हैं। ये क्या क्या सर्विसेज देते हैं मर्चेंट बैंक, काउंसलिंग चाहिए किसी कंपनी को, और कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, या फिर अगर मान लीजिए किसी कंपनी को दो कंपनी को मिला के कंपनी बनानी या टेक ओवर करना है, कोई बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, तो उस सब के रिगार्डिंग ये सजेशन ये सब देते हैं। कमर्शियल बैंक क्या है, फाइनेंसर है, मतलब पैसा चाहिए तो लोन देंगे, इस तरीके का कमर्शियल बैंक का एक्टिविटी रहता है। और ये जो मर्चेंट बैंक की एक्टिविटी वो है फीस बेस, मतलब ये आपको सर्विसेज देंगे, जैसे काउंसलिंग दे दिया, कोई इस तरह की सर्विसेज दे दी। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे फीस चार्ज करते हैं ना, सेम इसी टाइप का ये काउंसलिंग सर्विसेज देते हैं, बदले में ये हमसे फीस चार्ज करते हैं। और अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक्स की, तो कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज क्या रहती है, वो रहेंगी फंडिंग बिजनेस।
फंड देना, लोन देना, उसी के आसपास का जो है इनका मेन बिजनेस रहता है। फंडिंग के थ्रू ही जो है अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो यही मेन डिफरेंस हो गया बैंक और मर्चेंट बैंक, मर्चेंट बैंक और कमर्शियल बैंक। मर्चेंट बैंक सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई के द्वारा। जो मर्चेंट बैंक इक्विटी कंपनी को रेज करने या किसी को उसी में मदद कराएगा, और जो कमर्शियल बैंक है वो लोन के रिगार्डिंग, लोन चाहिए तो उस सब में मदद कराएगा, लोन देगा। इसका जो काम है वो मैनेजमेंट कराना, मैनेजमेंट देखता है, और ये जो है लोन असेट्स के बारे में देखता है कौन, बैंक। ये काउंसलिंग देना कैपिटल और किसी बैंक को, मतलब कोई कंपनी को अमलगेशन कराना है या किसी कंपनी को टेक ओवर करना है तो उसके रिगार्डिंग सजेशंस देती है कंपनीज को। कमर्शियल बैंक का क्या काम है, फाइनेंसर, लोन चाहिए तो कमर्शियल बैंक उसी काम में महारत है, बैंक वही काम करते हैं ज्यादातर। जो मर्चेंट बैंक है वो फी बेस्ड बिजनेस है, मतलब वो आपसे फीस चार्ज करेंगे और बदले में आपको जो है आपको सर्विसेज देंगे। कोई भी आपको एडवाइस चाहिए, कुछ प्राइमरी इशू या शेयर इशू में मदद चाहिए तो वो आपसे फीस चार्ज करेंगे उस काम के लिए। जो बैंक है वो क्या करते हैं, फंडिंग बिजनेस, लोन देते हैं, उसी हिसाब से उनका काम चलता है। ठीक है, तो ये इनका मेन डिफरेंस हो गया। अगला हमारा हेडिंग आता है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। तो जो मर्चेंट बैंक है उनको किस किस टाइप की लाइसेंस लेनी पड़ती है, जैसा हमने देखा इसका रेगुलेटर कौन है, सेबी। तो सेबी इसको लाइसेंस इशू करेगा। तो मर्चेंट बैंक की जो आपको एक्टिविटी शुरू करनी है मर्चेंट बैंक को, तो उसको सेबी से लाइसेंस लेना होता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए उनको लाइसेंस होता है, पहला आता है मर्चेंट बैंकर्स। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी इज टू बी ऑब्टेन्ड। तो चार कैटेगरी के हमारे मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, कैटेगरी 1 2 3 4। इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी जो एक्टिविटीज है, कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसको चार कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, तो जो चारों कैटेगरी के मर्चेंट बैंकर्स, आपको कौन सी कैटेगरी का मर्चेंट बैंक बनना है उसके लिए आपको जो है सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है वो भी हम अभी देखेंगे। आपका यहाँ से नेक्स्ट पेज में देखिए, चार कैटेगरी के ना, कैटेगरी 1 2 3 4, इसका डिफरेंस हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो पहला लाइसेंस क्या चाहिए, कौन सी कैटेगरी का आपको मर्चेंट बैंक बनना, तो उसके लिए आपको सेबी से एक लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो किस पर्पज के लिए, वही कि अगर हमें इशू मैनेजमेंट करना है, मतलब कंपनी को जो है शेयर्स इशू करने हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट करना। और या अगर आपको अंडर राइटिंग की सर्विसेज चाहिए, कंसल्टेंसी का, या कॉर्पोरेट को एडवाइस करने का सर्विसेज, तो ये सारा काम जो है इसके रिगार्डिंग जो है मर्चेंट बैंक को एडवाइस जो है लाइसेंस दिया जाता है सेबी के द्वारा। दूसरा आता है बैंकर्स टू द इशू। तो इसमें भी जो है सेबी उनको रजिस्ट्रेशन देती है टू हैंडल बैंकर्स टू द इशू असाइनमेंट विद नेटवर्क ऑफ। तो जो ब्रांचेस होती है, मान लीजिए एएसबी क्या होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो कंपनी कैसे शेयर्स का पैसा लेती है, यहाँ थोड़ा सा जगह है आप देखेंगे इसको। तो एएसबी हमने पहले भी एक बार देखा है, तो एक बार शॉर्ट में ऐसे पढ़ेंगे। तो एएसबी मतलब कोई भी कंपनी जो शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है, तो वो एप्लीकेशन की फॉर्म में पैसा मांग लेगी। मान लीजिए शेयर का कीमत है 10 रुपए, तो पूरा पैसा एक बार में नहीं मांगती शेयर होल्डर को, जो भी अप्लाई कर रहा है। उसमें से 2 रुपए मान लीजिए उसने एप्लीकेशन मांग लिए, फिर अपनी रिक्वायरमेंट के लिए 3 मान लीजिए उसने अलॉटमेंट के टाइम पे मांग लिया। अलॉटमेंट मतलब आपको शेयर्स की अलॉटमेंट मिल गई, अगली पेमेंट कीजिए। 3 रुपए मान लीजिए उसने फर्स्ट कॉल ऐसे करके, फर्स्ट कॉल मतलब पहली रिक्वायरमेंट होगी तो उसको उन्होंने फर्स्ट कॉल बोल दिया। तो कितना हो गया, 3 और 6 और 8, तो उसने फाइनल कॉल बोल के इसको कंप्लीट किया। तो वो 4 इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसा मांगते हैं। तो जो पहला इंस्टॉलमेंट होता है जिसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, तो उस पैसे को कंपनी क्या बोलती है, जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही होती है तो वो बोलती है कि जो पैसा है 2 रुपए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, मतलब ये जो पैसा है ये आपके बैंक के पास ये ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि इस पैसे को होल्ड पे बैंक रख देगी। अगर आपको शेयर्स मिल जाएगा तो ये पैसा कंपनी को मिल जाएगा, और बाकी की जो पेमेंट है, जैसे सेकंड थर्ड या फोर्थ इंस्टॉलमेंट बोला, वो आपको टाइम बताया जाएगा, तब आप अगले इंस्टॉलमेंट को पे करना, और ये पैसा कंपनी के पास चला जाएगा। लेकिन अगर आपको शेयर्स इशू नहीं होता तो ये पैसा आपका जो अकाउंट ब्लॉक हो ये आपको वापस रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि किसको शेयर मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन का पैसा तो सबको ही भरना है, चाहे आपको शेयर्स मिले या ना मिले। जैसे अभी एलआईसी का आईपीओ आया था तो लोगों ने तो पैसा भरा था, लोगों ने एप्लीकेशन फी पे की थी और वो एएसबी में गया था पैसा, लेकिन सभी को जो है शेयर्स नहीं मिले थे। तो जिस जिसको शेयर्स मिले थे उनको तो जो पैसा है वो बैंक कंपनी के पास चला गया, बाकी के इंस्टॉलमेंट को उसको बाद में जो है पेमेंट के लिए बोला जाएगा। पर जिनको नहीं मिले तो उनका पैसा उनको रिफंड हो गया था। तो वही होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। तो जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो ये लोगों का जो पैसा है वही जाके ब्लॉक होता है एक अकाउंट में। तो वो एक सर्विसेज, ये भी एक टाइप की सर्विसेज हो गई ना, कि बैंकर्स टू द इशू, कि जो इशू के थ्रू पैसा आएगा उसको मैनेज करना। तो ये जो ब्रांचेस होती है वो एएसबी है, जैसे हमने बोला कि कोई बैंक का सब्सिडी है, बैंक का कोई सब्सिडी है, और वो जो है मर्चेंट बैंकिंग का काम कर रही है। तो वो जो ब्रांचेस होंगी जो ये एएसबी के पैसे को मैनेज करेगी, तो उसके लिए भी उसको सेबी से अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है इशू का पैसे के लिए हम बैंकर्स बन सकते हैं, मतलब उस पैसे को हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए भी परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, ये दूसरा सर्टिफिकेट, दूसरा लाइसेंस हो गया। तीसरा डिबेंचर्स ट्रस्टी। तो डिबेंचर्स ट्रस्टी भी एक एक्टिविटी होती है, उसके लिए भी जो है सेबी से जो है लाइसेंस चाहिए होता है। तो सेबी की गाइडलाइंस क्या बोलती है कि जो डिबेंचर्स इशू होता है पब्लिक को,
और अगर उसका जो मैच्योरिटी टाइम है 18 मंथ से ज्यादा का है तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना होगा। और डिबेंचर ट्रस्टी कौन होगा? जिसको सेबी ने उस इसके लिए लाइसेंस दिया होगा। और जो आपका प्रोस्पेक्टस है 18 महीने से ज्यादा का, जो प्रोस्पेक्टस जो आप इशू कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब कोई भी बॉन्ड या शेयर आप इशू करते हो तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आपके जो डिबेंचर ट्रस्टी है उसका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए। ठीक है। अब मर्चेंट बैंक कैन नॉट डायरेक्टली बी द ट्रस्टी बट द ट्रस्ट कैन बी सब्सिडी। तो मर्चेंट बैंक खुद तो ट्रस्टी नहीं बन सकता, लेकिन मर्चेंट बैंक की कोई सब्सिडी जो है उसको वो ट्रस्टी जरूर बना सकता है। ठीक है। तो ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी कौन होगा? मर्चेंट बैंक की कोई सब्सिडी होगी और उसको वो डिबेंचर ट्रस्टी के लिए रजिस्ट्रेशन जो है उसको सेबी को देगा। और ये डिबेंचर ट्रस्टी क्या काम करता है वो भी अभी आपका आएगा, यहाँ पे हेडिंग आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में है। आपका डिबेंचर ट्रस्टी काम देखेंगे, ये देखिए ये वाला पेज, पेज नंबर 6 जब हम पढ़ेंगे ना तभी अभी आपको डिटेल में दिया होगा कि डिबेंचर ट्रस्टी क्या एक्टिविटी होती है, अंडर राइटिंग क्या होती है। जब आएगा तब इसको हम ज्यादा डिटेल में बताएंगे। तो मतलब इस पर्पस के लिए भी जो एक्टिविटी कर रहा है डिबेंचर ट्रस्टी, तो इस पर्पस के लिए भी उसको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है, ये मैं आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है। तो डिबेंचर ट्रस्टी ये है और इसके लिए भी अलग से लाइसेंस जो है सेबी से लेना पड़ता है। लास्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये भी था आपका डिबेंचर ट्रस्टी के वहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट था। तो सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से ये बोला कि जो मर्चेंट बैंकर्स है वो जो है पोर्टफोलियो मैनेजर की एक्टिविटी भी कर सकता है, उसके लिए उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो है जो सेबी का रेगुलेशन 1993 ये एक्ट है, इसके तहत बोला है कि अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर वाली एक्टिविटी कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो मैनेजर का क्या काम होता है कि फी चार्ज करना, बदले में आपको रिस्क से बचाना। जो इंश्योरेंस कंपनी का काम होता है ना, सेम इसी टाइप का आप बोल लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी भी तो हमसे कुछ प्रीमियम चार्ज करती है और बदले में हमें इंश्योर देती है, तो वही काम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। इस काम के लिए भी जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। तो चार तरह के लाइसेंस सेबी से लेने पड़ते हैं। मर्चेंट बैंकिंग जो मेन चार कैटेगरी हो तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। जो इशू हो रहा है तो उसको पेमेंट आप रिसीव कर सको, बैंकर्स टू इशू आप बन सको, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। डिबेंचर्स ट्रस्टी, डिबेंचर्स ट्रस्टी का मैंने कहा था ना, नीचे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या। तो अगर 18 में से ज्यादा टाइम के अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो आपको डिबेंचर्स ट्रस्टी को अपॉइंट करना होता है। ये किसकी बात हो रही? कंपनी जो डिबेंचर्स इशू कर रही है 18 मंथ से ज्यादा टाइम के, तो उसको डिबेंचर ट्रस्टी इशू करना होता, उसको अपॉइंट करना होता है। डिबेंचर ट्रस्टी का नाम जो है प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ता है। और लास्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि अगर कोई बैंक को जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए भी उसको सेबी से अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो ये वो सारी एक्टिविटीज है जो कि सेबी को माननी पड़ती है, बैंकों को माननी पड़ती है, जो भी इसमें डील करते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है सेबी रेगुलेशंस ऑन मर्चेंट बैंकिंग। तो कौन कौन से रेगुलेशन है? पहला है सर्टिफिकेशन अंडर सेबी रेगुलेशन। तो जो है सेबी से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उससे जो है सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है अगर आप कोई मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटी कर रहे हो। तो ये चार टाइप के मर्चेंट बैंक हो सकते हैं। ये आपका कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। तो इन चारों कैटेगरी के मर्चेंट बैंक में डिफरेंस है कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो। तो एक्टिविटीज के हिसाब से उसको कैटेगरी 1, 2, 3, 4 ऐसा बोलती है। तो कैटेगरी 1 क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं? दे कैन एक्ट इशू मैनेजर्स। तो कंपनीज को कोई शेयर्स इशू करने हैं तो मैनेजर का काम करेंगे और इशू मैनेजमेंट करेंगे। और जिसमें आ जाएगा कि प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको रीड करके कोई भी पर्सन जैसे जिसको शेयर्स, जैसे कोई भी पर्सन शेयर खरीदना चाह रहा है नया शेयर, तो उसको उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए कि क्या वो एक्टिविटीज करते हैं, कौन कौन उसका डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, तो पूरा डिटेल उसको मालूम होना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस मतलब जैसे कहते हैं ना जन्म कुंडली, उस कंपनी की पूरी जन्म कुंडली इसमें लिखी होती है प्रोस्पेक्टस में। तो पूरा रेडी करने का काम करते हैं कौन? मर्चेंट बैंकर्स। और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि इशू के रिगार्डिंग चाहिए तो वो सब ये काम करेंगे। और किसी भी फाइनेंसर से अगर टाइप चाहिए, किसी फाइनेंसर से अगर कोई टाइप चाहिए तो वो भी कराएंगे। और फाइनल अलॉटमेंट दिलाएंगे। फाइनल अलॉटमेंट मतलब जैसे मैंने शेयर्स में आपको बताया था ना कि स्टेजेस में होता है, तो अलॉटमेंट मतलब अगर कंपनी ने आपके शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए तो पेमेंट आपको करनी है, तो अलॉटमेंट दिलाएंगे। या फिर रिफंड, अगर आपको शेयर्स नहीं मिले तो आपका पैसा रिफंड होता है, तो वो सारा काम कराते हैं कौन? कैटेगरी 1 जो होते हैं मर्चेंट बैंकर्स। कि एडवाइजर का भी काम करते हैं, कंसल्टेंसी अगर चाहिए, मैनेजर्स, अंडर राइटर और पोर्टफोलियो मैनेजर्स, तो ये सारी सर्विसेज मर्चेंट बैंक जो है टाइप ऑफ जो कैटेगरी 1 जो मर्चेंट बैंक है ये सारी जो है सर्विसेज देते हैं। ठीक है। तो मेन क्या है? शेयर्स इशू कराना, उसके रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस चाहिए तो वो सब रेडी करना, और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए शेयर्स इशू के रिगार्डिंग तो सारा काम करके देंगे। आपको कोई एडवाइस चाहिए, कोई मैनेजर्स चाहिए, आपको अंडर राइटर या पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग जगह पे आपका पोर्टफोलियो उसको मैनेजमेंट करने के लिए अगर आपको कोई चाहिए तो वो सर्विसेज भी कैटेगरी 1 बैंक के मर्चेंट बैंकर्स देते हैं। दूसरी कैटेगरी के जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं ये सारा कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ ही एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो क्या क्या एक्टिविटीज? एडवाइस अगर चाहिए, कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए,
को मैनेजर, ऑलरेडी आपके मैनेजर के साथ मिलकर कोई एक्टिविटीज करनी है, या अंडर राइटर या पोर्टफोलियो मैनेजर, तो ये सारी एक्टिविटीज ये करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा सबसे ज्यादा पावर होती है कैटेगरी वन, क्योंकि टॉप नंबर पे कैटेगरी वन, इसके पास ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी करने की परमिशन। टू के पास जो है, जो शेयर्स इशू करना है ना, वो परमिशन, वो वाली परमिशन नहीं है। ठीक है, जो टू कैटेगरी है वो शेयर्स इशू में नहीं कर सकती, मदद नहीं कर सकती उसको, उसके लिए परमिशन नहीं है। बट एडवाइस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, अंडर राइटिंग, पोर्टफोलियो, तो उसके अलावा मतलब इशू के अलावा बाकी के सभी काम कर सकते हैं। कैटेगरी थ्री की बात कर लेते हैं। वो ये जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, ये सिर्फ अंडर राइटर वाली एक्टिविटी कर सकते हैं, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, सिर्फ ये तीन टाइप की एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई एडवाइस चाहिए, कोई कंसल्टेंसी चाहिए और इश्यू के रिगार्डिंग, ये इशू नहीं करवाएंगे, बस आपको कंसल्टेंसी सर्विस देंगे उसके रिगार्डिंग, आपको एडवाइस करेंगे। अंडर राइटिंग में तो आपसे फीस चार्ज करके आपको जो है किस रिस्क से बचाएंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी थ्री। तो टू में एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, को मैनेजर, अंडर राइटिंग ये सब है, लेकिन थ्री में सिर्फ ये तीन एक्टिविटी है। और लास्ट जो कैटेगरी इसके पास सबसे कम पावर है, ये सिर्फ एडवाइजरी या कंसल्टेंसी, जो बोलिए कि इशू करना है तो ये सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं कि आपको ऐसा इशू करना चाहिए, बस ये सिर्फ एडवाइस करेंगे, उससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं है। तो चार कैटेगरी के सबसे ज्यादा पावर इनके पास है, 100% आप बोल लीजिए, और इनके पास आधे से भी कम पावर है, इसको आप ऐसे बोल लीजिए 50, मतलब एक्टिविटी के टर्म में मैंने आपको ऐसे बताया, परसेंट आपको सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो कैटेगरी वन सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, इशू ये सब कर सकते हैं। टू एडवाइस कंसल्टेंसी कर सकते हैं, थ्री अंडर राइटर, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, और जो लास्ट बचा वो सिर्फ एडवाइजरी, कंसल्टेंसी। तो इस हिसाब से जो है सेबी ने चार तरह से आपके मर्चेंट बैंक को डिवाइड किया, फोर कैटेगरी ऑफ मर्चेंट बैंकर्स। ये टॉपिक हो गया। सेकंड हमारा आता है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स एज पर सेबी रेगुलेशंस। तो सेबी ने क्या बोला, कितना कैपिटल आपको रखना चाहिए कि आप इलिजिबल हो कि आप मर्चेंट बैंक की एक्टिविटी कर सकते हो। तो ये आंसर है 5 करोड़। ठीक है, तो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप मर्चेंट बैंक लाइसेंस चाहते हो तो आपका जो नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 5 करोड़। अगर आप कैटेगरी वन चाहते हैं तो आपका 5 करोड़ से कम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो है आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, मिनिमम 5 करोड़ होना चाहिए अगर आप कैटेगरी वन चाहते हो। और इसमें जो नेटवर्थ है उसको डिफाइन कैसे किया, जो आपका पेड अप कैपिटल और जो फ्री रिजर्व है, पेड अप कैपिटल कितना हो गया, टीयर वन टीयर टू कैपिटल, और जब आपका फ्री रिजर्व है तो सबको ऐड कर दो तो कम से कम 5 करोड़ तो आना चाहिए, ये इसमें बोला है। तो आंसर क्या हो गया कि 5 करोड़ का लाइसेंस चाहिए अगर आप कैटेगरी वन वाले मर्चेंट बैंकर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हो गया यहाँ पे। तीसरा कि तो जो एनी कोई और गाइडलाइंस है सेबी मर्चेंट बैंक को लेके सेबी के द्वारा, तो एक और बोला है कि जो सेबी ऑथराइजेशन देगा, तो जो एप्लीकेंट होगा, जो भी मर्चेंट बैंक के लिए काम करने वाला है, तो उसको जो है प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए लॉ ऑफ फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट में। ठीक है, तो जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है मर्चेंट बैंक वाली एक्टिविटीज के लिए, तो उनको प्रॉपर जो प्रोफेशन है उसका प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए फाइनेंस, लॉ और बिजनेस में। दूसरा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसका ऑफिस इक्विपमेंट और मैन पावर चेक की जाएगी कि कैसा उसका ऑफिस है, कितना स्पेस है, कितना क्या क्या इक्विपमेंट है इसके पास है, कैसी मैन कितनी मैन पावर है। कैपिटल एडिक्वेसी, जिसका हमने ऊपर भी देखा था कि कैपिटल एडिक्वेसी देखी जाएगी कि कितना कैपिटल है इनके पास, और उसका पुराना रिकॉर्ड देखा जाएगा, कितना एक्सपीरियंस है, उनका रेपुटेशन मार्केट में कितना, वो फेयरनेस डील करते हैं ट्रांसफर, तो ये सब चीजें भी चेक की जाएगी। तो तीन बातें जो कि हमारा सेबी देखता है मर्चेंट बैंक के लाइसेंस से पहले। तो पहला सर्टिफिकेट है, तो उसमें चार कैटेगरी क्या क्या वो एक्टिविटीज कर सकते हैं वो बताया। कैपिटल एडिक्वेसी में कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कैपिटल को है 5 करोड़ कैटेगरी वन वाले के लिए। और तीसरा है कि प्रॉपर आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए फाइनेंस, लॉ, इस सब में। आपका ऑफिस कितना, इक्विपमेंट कितनी, मैन पावर है, कितना कैपिटल आपके पास है, आपका रिकॉर्ड कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ये सब इसमें देखा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ ये वाला आपका जो पार्ट वन है वो कंप्लीट हो गया। अभी एक्टिविटीज क्या क्या करता है मर्चेंट बैंक की, इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू में। इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।